Hello everyone, welcome to JPS platform. I am Vinay Rajput and लास्ट क्लास में मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को एक रूप देने की कोशिश की थी, एक ढांचा देने की कोशिश की थी कि कैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे आप आ सकते हो। जो मैकेनिक्स की डिफरेंट दुनिया है, मैंने उसको बताने की कोशिश की थी ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। बट मे बी आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि नहीं, बट कोशिश मेरी यही है कि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, है ना। अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आप 10-15 मिनट के चक्कर में अगर मैं डायरेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे आ जाऊं तो आपको सिर्फ इतना ही पता होगा कि मैकेनिक्स होती है और एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता होगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स होती है। बट आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि आप जो मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वो है क्या, वो एक्चुअली है क्या। तो जब आप उसकी थोड़ी सी जानकारी ले लोगे, बिकॉज फिजिकल सिस्टम में अगर बात करूं और फिजिक्स की दुनिया में बात करूं मैं, तो इन मैकेनिक्स के बहुत सारे भाग हैं, बहुत सारे पार्ट है, क्लासिफिकेशंस बहुत है मैकेनिक्स की, ठीक है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है कि आप कौन सी मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, है ना। और उस मैकेनिक्स का मेन कोर कॉन्सेप्ट क्या है, वो किस बेसिस पे चलती है। बिकॉज डिफरेंट मैकेनिक्स वर्क्स ऑन डिफरेंट कॉन्सेप्ट। डिफरेंट मैकेनिक्स का जो कोर है वो अलग है, और क्लासिकल मैकेनिक्स की जो कोर बात होती है वो अलग है। क्लासिकल मैकेनिक्स इज नथिंग बट द न्यूटोनियन मैकेनिक्स, तो ये अलग चीज है। और उसी न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आती है। तो ये एक रीजन था क्यों मैंने इन चीजों को बताया। और ड्यू टू सम टेक्निकल इशू इन लास्ट क्लास चीजें रुक गई थी बीच में, जो मैं डिस्क्रिप्शन कर रहा था मैकेनिक्स की, तो उनको मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा ताकि चीजें आगे क्लियर हो जाएंगी। बिकॉज मुझे आगे बताना था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू क्लास विल स्टॉप इन प्रीवियस क्लास। तो मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को बताने से पहले मैंने इंजीनियरिंग को समझाया, आपको इंजीनियरिंग को समझाया कि इंजीनियरिंग है क्या। मैं एक एक टर्म को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मुझे आने का मेरा जो एम है ना, वो आपको टर्म समझाते हुए। अदरवाइज मैं सीधा आ सकता हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, और रिजिड बॉडी की स्टडी है, उसके बाद स्टैटिक और डायनेमिक्स कर दूंगा, काइनेमेटिक्स काइनेटिक्स कर दूंगा, डिफाइन कर दूंगा, ये सिलेबस है। बट आपको इंजीनियरिंग मैंने समझाया। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इंजीनियरिंग भी एक टर्म है, उसको मैंने समझाया कि क्या है इंजीनियरिंग, ठीक है। इंजीनियरिंग इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड कॉन्सेप्ट इन फिजिकल रियलिटी। आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो दो टर्म है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये ऐसे तो देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है, लगता है कि हाँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बस लिखा है और अंदर सिलेबस पढ़ लो। लेकिन आपको टर्म का क्लियर मतलब क्लियर नहीं होगा तो फिर पढ़ने का मतलब क्या। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आपको फिजिक्स का बेसिक चीज ही नहीं पता है। आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, पॉलिटी का आपको अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन ही नहीं पता है, उसका मतलब नहीं पता है, और अंदर आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, तो कोई मतलब नहीं है। यहीं से आधा आधा खेल तो यहीं से खत्म हो जाती है कि अगर आपने इनका मतलब समझ लिया कि है क्या। मैंने इंजीनियरिंग बताया लास्ट क्लास में क्या है। फिर मैंने मैकेनिक्स बताना स्टार्ट किया था कि व्हाट इज मैकेनिक्स, और आप कौन सी मैकेनिक्स पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। बिकॉज मैकेनिक्स के क्लासिफिकेशन बहुत हैं, है ना। बजाय कि मैं सीधा कूद जाऊं लोगों की तरह कि सीधा मैकेनिक्स में एंट्री कर दूं, आपको वेक्टर वगैरह स्टार्ट कर दूं पढ़ाना, या फोर्स मोमेंट पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, मैंने सोचा कि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। मैंने पहले बताया था ये एक बेसिक सब्जेक्ट है, और बेसिक सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि इसकी हर जगह यूज है। और आप इंजीनियरिंग को ही नहीं समझे और मैकेनिक्स को नहीं समझे तो फिर एंट्री अंदर करने से क्या मतलब। फिर तो पढ़ ही लोगे, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग करने के बाद आपको चीजें आसान हो जाएंगी आगे। इसलिए मैंने चीजों को एक ब्रॉड वे में बताने की कोशिश की है, क्योंकि आपकी डिग्री 4 साल की इसी पे है। आपका फर्ज बनता है जानना। और पूरी की पूरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की जो डिफरेंट सब्जेक्ट है उसका बेसिस है, ये इसका बेसिस है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इसके ही तौर पे आप चीजों को समझ पाओगे। तो इसलिए मैंने इसको बताने की कोशिश की थी, और मैंने इंजीनियरिंग आपको बताया, मैकेनिक्स बताने की कोशिश की थी, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल इशू चीजें रुक गई थी, ठीक है। तो मैं मैकेनिक्स आपको बता दूं, बहुत जरूरी है समझना आप क्या पढ़ने वाले हो। मैं उसी को लेके आऊंगा, फिर एकदम से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एंट्री कर लूंगा कि क्या कैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एंट्री होगी अपनी, वो आप देख लोगे। उसके बाद फिर वहां से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की सिलेबस डिफाइन करूंगा, उसके बाद आगे पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मैंने इंजीनियरिंग आपको बता दिया। मैकेनिक्स के बारे में मैंने बताया था कि मैकेनिक्स की क्लासिफिकेशन बहुत है। दुनिया में मैकेनिक्स की बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, जिसमें मैंने बताया था कि क्लासिकल मैकेनिक्स, जो मैकेनिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, वही मैकेनिक्स हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन मैकेनिक्स और भी हैं। आप जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हो उस मैकेनिक्स में और भी क्लासिफिकेशन आती हैं। ये समझो, सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको डिफरेंट मैकेनिक्स के क्लासिफिकेशन तो पता होना चाहिए ना।
इतना तो पता रखना आपका फर्ज बनता है ना कि और क्लासिफिकेशन भी हैं दुनिया में, और भी मैकेनिक्स के टाइप्स आते हैं, क्लासिफिकेशन किए गए हैं, है ना। बजाय कि आप बस मैकेनिक्स स्टार्ट कर दो, बस पढ़ना है, एक स्ट्रेट लाइन में चालू कर दो, थोड़ा आए दाएं आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये चीजें भी होती हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो ये वाली चीज है। इसलिए मैंने पिछली क्लास में मैकेनिक्स को बताने की कोशिश की थी। तो मैकेनिक्स जो मैंने बताया था वहां से जो चीजें रुक गई थी, और ध्यान से पढ़े, आई एम वेरी मच एक्सपर्ट इन ऑल दो सब्जेक्ट्स। और मुझे पता है इंजीनियरिंग में ये जो मैं लेके चल रहा हूँ, इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता है ना। इसलिए मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है ताकि उनको क्लियर हो जाए। जिनको पता है वो सुनते रहें, बिकॉज आपको उसमें भी बहुत कुछ नहीं पता है। रियलिटी ये है, मैंने 7 साल में बहुत सारे लोग देखे हैं, मुझसे पढ़े हुए लोग आईआईटीज में हैं, ठीक है, और बहुत लोग आईआईटीज में हैं, बहुत लोग बहुत जगह हैं, और उन्होंने सुना है इन चीजों को और उनके काम आई है ये चीजें। वो बताते हैं यस ये चीजें वर्क करती हैं जो आप बता रहे हो, ये फ्यूचर में वर्क करती है। आप गेट की तैयारी कर रहे हो या फिर इंजीनियरिंग के दौरान आप फाइनल ईयर में किसी भी जगह पे जाके आप पब्लिक सेक्टर में कहीं भी, या आप ऑनलाइन कैंपस में कहीं बैठ रहे हो, वहां पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा व्हाट इज इंजीनियरिंग, व्हाट इज मैकेनिक्स, है ना। तो आप अगर वहां पे बताते हो, ये ब्रॉड व्यू आपको क्लियर रहेगी तो आप इजीली बता पाओगे। अदरवाइज रटते रहोगे, सिर्फ मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ही पता होगा कि बस यही कुछ होती है, उसके अलावा कुछ पता नहीं होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप समझे कि है क्या एक्चुअली मैकेनिक्स, है ना। एक क्लासिफिकेशन समझ ले, उसके बाद मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को ही बताना स्टार्ट करूंगा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है क्या। लेकिन आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि अच्छा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऐसे आई है, ये वाला पोर्शन हम लोग मैकेनिक्स का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं, तब क्लियर हो जाएगी आपको बात, तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता है, इसलिए मेरा एक फर्ज बनता है कि चीजों को थोड़ा सा बेसिक से बताते चलो। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, आपको पता है, बट थोड़ा सा बेसिक भी लेके चलना जरूरी है ताकि जो लोग जिनको नहीं पता है उनको भी पता चल जाए, ठीक है। और मैंने देखा है अपने दौरान कि लोगों को इंजीनियरिंग के बारे में भी नहीं पता है। मैकेनिक्स आप जैसे ही मैं बात करूंगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बस सीधा स्टार्ट हो जाओगे आप इंजीनियरिंग वाले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मैकेनिक्स और का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मैकेनिक्स, व्हाट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ मोशन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ मोशन। तो मैं तो सीधा स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं मैकेनिक्स टर्म को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस, कितने क्लासिफिकेशन है मैकेनिक्स वर्ड की, आप जो दुनिया में ढूंढते हो ना, देखते हो, सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ही नहीं है, दुनिया में और भी मैकेनिक्स है। ये थोड़ा सा आइडिया आप ले लो, ठीक है ना, आगे बहुत काम आएगा। थोड़ा सा आइडिया मैं दे रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मैकेनिक्स को लेके अच्छी हो जाए, ठीक है। मैंने बताया था जो बचपन से आप पढ़ रहे हो और जो इस दुनिया में आपको जितनी चीजें दिखती हैं, जो चीजें चाहे वो बारिश का होना हो, दिन होना हो, शाम होना हो, रात होना हो, फुटबॉल का किक करना हो, आप बॉल क्रिकेट देखते हो उसकी चीजें देख रहे हो, जो भी मोशन नॉर्मली आपको दिख रही है वो सारे क्लासिकल मैकेनिक्स में डील होती है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में डील होती है। और आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इसी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर डील की जाएगी, इसी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। लेकिन और भी कुछ मैकेनिक्स के पार्ट हैं जो हम यहाँ पे डील नहीं करेंगे। इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से बात करूं तो हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स को ही डील करेंगे, इसी के अंदर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आती है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिक्स का ये दिखा दूं कि हाँ क्या मैकेनिक्स है एक्चुअली। मैकेनिक्स आप सीधा ये ना समझ ले कि बस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ही दुनिया में होती है, ठीक है ना। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं रिलेटिविटी, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, जहां से मैंने पिछली क्लास में छोड़ा था वहां से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं मैकेनिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स, सारे मैकेनिक्स हैं। आप जो मैकेनिक्स पढ़ रहे हो वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, और जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आती है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर आती है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ते आप, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो ना प्रोबेबिलिटी के अंदर, प्रोबेबिलिटी जब पढ़ोगे, स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे ना, तो उसकी एक मैकेनिक्स भी होती है, उसको जानना बहुत जरूरी है कि आपको इतना पता रहे कि हाँ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी होती है। लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम डील करते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स को हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में डील करते हैं। जहां पे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो वहां पे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आती है। तो स्टैटिस्टिक्स संख्याइकी, संख्या से रिलेटेड चीजें हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है।
ये आपको इतना क्लियर हो गया कि ये मैकेनिक्स की ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। जो क्लासिफिकेशन आप पढ़ने वाले हो वो क्लासिकल मैकेनिक्स है, इसके अंदर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मिलेगी। ये मैं बाद में बात करूंगा, ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स है। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो बात करूं, ये हाई स्पीड्स को डील करती है। अगर आपकी बॉडी की स्पीड, आपकी पार्टिकल की स्पीड, पार्टिकल नहीं बोलेंगे, सिर्फ आप बॉडी ले लो, एक नॉर्मल बॉडी की स्पीड, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल की स्पीड अगर बहुत ही हाई है, कितना हाई है मैंने पिछले क्लास में बताया था, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो लाइट की स्पीड है, उसके अगर कंपेरेबल हो जाए चीजें, चाहे 10%, 50%, 60%, अगर कंपेयर करने लायक हो जाए, तो ऐसी मैकेनिक्स में हमें एंट्री करनी पड़ती है। इससे काम नहीं चलता है। जो आप पढ़ने वाले हो ना, वो फिर यहाँ पे फेल हो जाएगी हाई स्पीड। जब आप, मैं वेलोसिटी वगैरह की बातें करूंगा ना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, तो आपको पता चलना चाहिए कि वो वेलोसिटी, इतनी स्पीड ज्यादा नहीं हो सकती है कि वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो। हम लोग वैसी स्पीड नहीं पढ़ने वाले हैं। वैसा अगर पढ़ना है तो वो यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स से चीजें बदलनी पड़ जाती है, यहाँ पे आके यहाँ पे बदलाव हो जाता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में होगा यही बदलाव, इसी में बदलाव होगा, यही बेसिक है, इसी में कुछ बदलाव करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, जो हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं वहां पे स्पीड्स ज्यादा नहीं होंगी। ये मेरा कारण, वो स्पीड्स आप पूछोगे, बहुत लोग पूछते हैं सर हम लोग ज्यादा स्पीड्स क्यों नहीं डील करते हैं, हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हैं। तो रीजन ये है कि ज्यादा स्पीड पर अगर जाना है आपको, तो बिहेवियर चेंज हो जाते हैं बॉडीज की, तो फिर आपको रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में आना पड़ेगा। स्पेस टाइम की कॉन्सेप्ट बदल जाती है, इवेंट्स की बातें जो है ना वो डिपेंड होने लगती है। कोई भी घटना की बातें जो होती है ना, घटना, उसकी बातें अलग होने लगती है। तो ये जरूरी है जानना कि आप जो स्पीड डील करने वाले हो यहाँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, जो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आएगी, वो स्पीड उतनी हाई नहीं होगी कि आप कंपेरेबल कर दो स्पीड ऑफ लाइट से। अगर ऐसा होने लगा, स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर होने लगी किसी बॉडी की स्पीड, तो वो यहां आओगे, यहां पे नहीं होगा। दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस मैकेनिक्स क्लासिफिकेशन। ये रीजन है कि आपको क्लियर हो जाए, कभी भी स्पीड, कभी भी आप हाई स्पीड से डील नहीं करोगे अपनी मैकेनिक्स में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आती है। हाई स्पीड यहाँ पे डील की जाती है। ये रीजन है बताने का, ये रीजन है कि क्यों मैं मैकेनिक्स समझा रहा हूं आपको, कि आप कैसी मैकेनिक्स पढ़ने वाले हो। तो हाई स्पीड से डील करोगे आप, हाई स्पीड्स, ठीक है। ये किसी बॉडी की स्पीड हाई हो तो चीजें यहां से बदलनी पड़ेंगी। क्लासिकल मैकेनिक्स में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में स्पेशल रिलेटिविटी, आइंस्टीन की जो थ्योरी है उधर आना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स, जब पार्टिकल की स्टडी करने जाओगे, पार्टिकल की स्टडी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स की बात करने लगो, एटम्स की बात करने लगो, मॉलिक्यूल्स की बात करने लगो, तो फिर जाके क्लासिकल मैकेनिक्स से काम नहीं चलती है। क्लासिकल मैकेनिक्स कहीं ना कहीं माइक्रोमीटर रेंज पे बात करती है। आप जो पढ़ोगे, आपके यहाँ अभी न्यूटन की लॉ जो मैं पढ़ाऊंगा ना, तो फॉर ए पार्टिकल भी होगी और फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल भी होगी, फॉर ए रिजिड बॉडी। लेकिन वो पार्टिकल की साइज ऐसा नहीं होगा इतना, अगर होगा भी तो हम उसकी एनालिसिस बहुत ही ऊपर लेवल पे करेंगे। डीप एनालिसिस अगर करना है, उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स जाननी है पार्टिकल की, वो कैसा बिहेवियर है उसका, पार्टिकल का, और पार्टिकल फिजिक्स में जा रहे हो, नैनोमीटर रेंज, एंगस्ट्रॉम रेंज, यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ पे माइक्रोमीटर रेंज से ही आपका काम चलेगा। माइक्रोमीटर से ऊपर चले जाओ, जितना जाना है प्लैनेट तक, सारा ये डील कर लेती है। उसके नीचे, माइक्रोमीटर से नीचे एंगस्ट्रॉम रेंज और नैनोमीटर रेंज पे जाओगे, फिर पार्टिकल की बिहेवियर स्टडी करनी पड़ी आपको, तो फिर यहां से काम नहीं चलेगा, फिर बदलाव करना पड़ेगा क्लासिकल मैकेनिक्स में ही, और फिर यहाँ आओगे क्वांटम मैकेनिक्स। और बदलाव थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारी चीजें बदलाव हो जाती है, डिफरेंट ऑपरेटर्स आ जाते हैं। आप जो वेक्टर और क्वांटिटीज पढ़ते हो ना, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो अलग मैथमेटिकल टूल्स हैं जो यहाँ पे यूज करने पड़ जाते हैं, जो कि आप नॉर्मल एलिमेंट्री फिजिक्स में नहीं पढ़ते हो, नॉर्मल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में नहीं पढ़ते हो। तो आपको समझ में आना चाहिए यहाँ किस तरीके से डील की जाती है। यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल्स की बिहेवियर को हम डील करते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स, आपको अपने मैकेनिक्स से क्लियर होना चाहिए डिस्टिंक्शन की उधर क्या है और इधर क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स। अदरवाइज स्टार्ट करना मेरे लिए बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि मैं इन चीजों को कोर्स लेके आने वाला हूं। मार्च अप्रैल से सारी चीजें स्टार्ट होंगी, रिलेटिविटी भी स्टार्ट होगी, ये होंगी, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। अदरवाइज आपको हर जगह ये चीजें नहीं मिलने वाली हैं, ठीक है ना। तो आपको क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, मैकेनिक्स ही पढ़ा रहा हूं मैं, उसकी मैकेनिक्स यहाँ पे स्टार्ट होंगी। बट ये मैकेनिक्स का थोड़ा क्लासिफिकेशन है, ये हल्का हल्का बात कर रहा हूँ मैं, डीप नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी मैं कोर्स लॉन्च करूंगा ऑलरेडी। मार्च अप्रैल में इनकी कोर्स लॉन्च होगी, रिलेटिविटी की भी होगी, क्वांटम मैकेनिक्स की भी होगी, पार्टिकल फिजिक्स इसको बोलते हैं, क्योंकि स्मॉल पार्टिकल से डील कर रहे हैं, एंगस्ट्रॉम रेंज और नैनोमीटर रेंज पे
ये पार्टिकल यहाँ पे डील की जाती है, यहाँ पे बिहेवियर ऑफ पार्टिकल देखना पड़ता है कि कैसा चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो भी यहाँ पे आके आपको असलियत उसकी खुलती है कि यहाँ पे है क्या, जब पार्टिकल की बात करने लगते हो आप तो। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स डील्स विथ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से डील करता है, यस। क्लासिकल मैकेनिक्स जो रिजिड बॉडी हम लोग पढ़ने वाले हैं ना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, वो भी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से डील करता है, लेकिन कहीं ना कहीं रिजिड बॉडी है और ये कहीं ना कहीं गैसियस मॉलिक्यूल पे डील करती है। लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल है बट गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो डील्स विथ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, समझ में आया। रिजिड बॉडी में भी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिजिड बॉडी में इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं, बट इट इज नॉट गैसियस पार्टिकल, ठीक है। थोड़ा डेंस बॉडी है रिजिड बॉडी, बट यहाँ पे बात करोगे गैसियस मॉलिक्यूल्स की बात चल रही है, तो एज कंपेयर टू दिस रिजिड बॉडी दिस इज लेस डेंस। लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल डील्स विथ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, like gaseous molecule, गैसियस मॉलिक्यूल है ना। गैसियस मॉलिक्यूल का जो वहां पे इंटरेक्शन है, जो उनके बिहेवियर है, वहां पे इसकी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की यूज होती है, ठीक है। तो ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन था मैकेनिक्स का, ये ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने बताया ताकि आपको डिस्टिंक्शन क्लियर हो जाए, डिफरेंशिएट कर पाओ अपनी मैकेनिक्स से जो पढ़ने वाले हो, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स है, और बाकी मैकेनिक्स से। लेकिन एक चीज और है, जो लोग थोड़ा सा पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ा सा लगेगा कि क्वांटम मैकेनिक्स होगी, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स होगी। आपने हाई बॉडी को बता दिया, बॉडी की स्पीड ज्यादा हो, आपने छोटे पार्टिकल को बता दिया अगर छोटा पार्टिकल हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक छोटा पार्टिकल क्वांटम और उसकी स्पीड बड़ी हो जाए। छोटा पार्टिकल को डील कर रहे हो, यहां डील कर रहे हो, और एक बॉडी को डील कर रहे हो, बड़ा है बॉडी वो साइज में, तो स्पीड ज्यादा है तो रिलेटिविटी में डील कर रहे हो। लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन भी तो हो सकता है ना, कि पार्टिकल भी छोटा हो और स्पीड भी ज्यादा हो, पार्टिकल का ही स्पीड ज्यादा हो, तब एक और फील्ड आ जाती है, और उस फील्ड का नाम है, उस थ्योरी का नाम है क्वांटम फील्ड थ्योरी। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए बस, डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, डिटेलिंग ऑल ये सारी चीजें आने वाली हैं मार्च अप्रैल तक, इन चीजों को मैं ला दूंगा, एक कोर्स लॉन्च होगी, ये सारी चीजें रिसर्च के लिए हिसाब से होगी, ठीक है। तो ये मैकेनिक्स था, तो थोड़ी सी क्लासिफिकेशन आपको पता चल गई। क्लासिकल मैकेनिक्स मैंने अभी तक क्लासिफाई नहीं किया, उसकी भी क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर ही आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आ जाएगी, लेकिन फिर कभी मैं उसकी मैकेनिक्स की बात करूंगा। क्लासिकल मैकेनिक्स की जो क्लासिफिकेशन है ना, उसमें भी क्लासिफिकेशन है, लैग्रेंजियन मैकेनिक्स क्या है, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स क्या है, और क्लासिकल मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के 3 भाग हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के। न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, न्यूटन वाली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स उसी पे आधारित है। और फिर एक लैग्रेंजियन मैकेनिक्स है जिसमें लैग्रेंजियन फंक्शन आती है और एनर्जी से रिलेटेड बात करती है। एक है हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, हैमिल्टोनियन नाम के साइंटिस्ट थे, उसमें हम लोग एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बात करते हैं हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। तो वो अलग मैकेनिक्स हैं, ठीक है। तो ऐसे भी हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर भी ये क्लासिफिकेशन किया गया है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करूं, आप गेट दोगे चाहे कुछ भी दोगे, आपको हमेशा क्लियर होगा कि आप जो मैकेनिक्स पढ़े हो ना वो क्या है, उसमें क्या पढ़ रहे हो आप, क्लियर होगा। बजाय कि आप सीधा पढ़ना स्टार्ट कर दो, मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लिख दूं और बस स्टार्ट कर दूं डेफिनेशन लिखाना, वेक्टर स्केलर से स्टार्ट कर दूं, मोमेंट वगैरह से स्टार्ट कर दूं, तो वो एक फीलिंग नहीं आती है। इंजीनियरिंग कर रहे हो ना, इंजीनियर बनने वाले हो ना, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए क्या है। इन क्लासिकल मैकेनिक्स हाई लेवल की स्टडीज है, कोई कोई सरफेस लेवल की स्टडी है नहीं इंजीनियरिंग, तो आपको पता होना चाहिए। फाइनली बहुत लोग यहाँ से बीटेक में करके एमटेक करेंगे, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, पीएचडी करेगा, तो थोड़ी सी एक होना चाहिए आइडिया। इंटरव्यू में जाओगे आप, डिफरेंट पब्लिक पीएसयू के इंटरव्यू में, वहां पे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैंने कुछ चीजों को आपको बता दी, ठीक है। उसके बाद बात करूँ क्लासिकल मैकेनिक्स, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में मैंने बात बोला, एक न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, एक लैग्रेंजियन मैकेनिक्स है, एक हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स है, ठीक है। हम लोग कौन सी मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो लैग्रेंजियन मैकेनिक्स है और हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन साइंटिस्ट का नाम था, लैग्रेंजियन भी साइंटिस्ट का नाम था। आपको पता होगा लैग्रेंजियन के बारे में बहुत सारे उन्होंने चीज़ें दी है, लैग्रेंज का लाइट से रिलेटेड भी चीज़ें हैं, स्कैटरिंग से रिलेटेड, और उसके बाद नहीं रेले का है वो, तो लैग्रेंजियन का कैलकुलस से रिलेटेड बहुत सारा वर्क है, कैलकुलस में उन्होंने वर्क किया था, और कहीं ना कहीं
एनर्जी से रिलेटेड बात करती है, हैमिल्टोनियन भी उसी से रिलेटेड बात करती है। हैमिल्टोनियन क्वांटम मैकेनिक्स से बहुत ट्रांजिशन भी उसकी होती है, हैमिल्टोनियन से क्वांटम मैकेनिक्स में जा सकते हो आप। तो ये कहानी अलग है उसकी। मैं जब आऊँगा मार्च अप्रैल में तो कोर्स लॉन्च होगी उनकी, वो लाइन बाय लाइन सारी चीज़ों में कवर करूँगा एक अच्छे लेवल पे, ताकि उसके बाद आप रिसर्च पोर्शन में जाके रिसर्च कर सको। ठीक है, जो जो कर रहे होंगे लोग उनके लिए। क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करूं, मैंने बताया इसके अंदर ही न्यूटोनियन मैकेनिक्स एक मैकेनिक्स है जो आप पढ़ने वाले हो, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, अगर न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करूं तो इसी न्यूटोनियन मैकेनिक्स में अगर कुछ चीजें डील नहीं हो पाती है, कुछ चीजें अगर डील नहीं कर पा, लार्ज स्पीड्स आ गई तो रिलेटिविटी में चले जाओगे। पार्टिकल्स की डील करने लगे, एंगस्ट्रॉन नैनोमीटर की पार्टिकल की डील करने लगे पार्टिकल, तो क्वांटम मैकेनिक्स में चले जाओगे। इसी न्यूटोनियन मैकेनिक्स में चेंज करना पड़ेगा। और पार्टिकल भी छोटा हो और हाई स्पीड्स में डील करने लगे, छोटा पार्टिकल और हाई स्पीड से मूव कर रहा है, जैसे कि एक्सीलरेटर्स जो होते हैं वहां पे साइंटिस्ट इस चीजों से डील करते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स हाई स्पीड से मूव कर रही हैं, एक्सीलरेट कराना पड़ता है पार्टिकल्स को, जैसे कि स्विट्जरलैंड में सर्न में जो लैब है वहां पे पार्टिकल फिजिक्स लैब, वहां पे ये होती है। तो क्वांटम फील्ड थ्योरी आ जाती है। फिर स्पीड ज्यादा, रिलेटिविटी, इसी में चेंज करना है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ही चेंज करनी है अपने को। और स्पीड अगर ज्यादा आ गई तो रिलेटिविटी, छोटे पार्टिकल से डील कर रहा है तो क्वांटम मैकेनिक्स, और स्पीड ज्यादा है और छोटा ही पार्टिकल है तो फिर आ जाएगी क्वांटम फील्ड थ्योरी। ये तीन चीजें हैं, इन्हीं में बदलाव करके, इसमें बदलाव करके ये तीन चीजें आती हैं, क्योंकि हम इससे ही सारी दुनिया को नहीं समझ सकते हैं। आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से अगर सोच रहे हो कि उस मैकेनिक्स से आप जीपीएस की मैकेनिक्स को आप डील कर लोगे तो इट इज इम्पॉसिबल। जीपीएस सिग्नल ट्रांसमिट एग्जैक्ट नहीं कर सकता है अगर आपने रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को उसके अंदर इनपुट नहीं किया। जीपीएस की मोशन के एनालिसिस आप नहीं कर सकते हो न्यूटोनियन मैकेनिक्स से। आईसीबीएम, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, या कोई मिसाइल है उसका एक टारगेट होती है, अगर वो टारगेट पे हिट करना है उसे, तो आप सिर्फ न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हो ना, इस मैकेनिक्स में भी आप मोशन पढ़ने वाले हो। और यहां से जो आप निकालोगे ना किसी पाथ, ट्रेजेक्ट्री जब निकालोगे ना प्रोजेक्टाइल मोशन से, जो मैं बताऊंगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, तो उस ट्रेजेक्ट्री से आप किसी भी मिसाइल के टारगेट को नहीं हिट कर सकते हो। जो टारगेट आप पढ़ते हो ना, जो मैं पढ़ाऊंगा प्रोजेक्टाइल में, नहीं हो सकता है। उसके लिए भी आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ही एंट्री करनी पड़ेगी। चाहे आप आईसीबीएम की बात करो, कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है इंटरकॉन्टिनेंटल वाली, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, वहां पे भी आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स काम नहीं आने वाली है, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। यहाँ भी आप पढ़ते हो प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री, बट उस ट्रेजेक्ट्री से आप एग्जैक्ट टारगेट को हिट नहीं कर सकते हो जो आप न्यूटन के मैकेनिक्स में और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ोगे। तो आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एंट्री करानी पड़ेगी। जीपीएस की एग्जैक्ट सिग्नल ट्रांसमिशन जो होती है वो नहीं हो सकता है जब तक आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एंट्री नहीं कराते हो। ठीक है, आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की मोशन एनालिसिस से कुछ नहीं होगा, आपको इन चीजों को भी लेके आना पड़ेगा। तो एक्चुअल दुनिया कहीं ना कहीं क्वांटम मैकेनिक्स से डील करती है, एक्चुअल दुनिया में कहीं ना कहीं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। हाँ, ये जरूर है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स की मैं बात करूं जिसके अंदर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, ये दुनिया के बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो नॉर्मली ब्रॉड अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजों को डील कर लेती है। चाहे वो मोशन से रिलेटेड बातें हो, नॉर्मल मोशन की बात कर रहे हो वो डील कर लेगी, नॉर्मल बॉडीज की बात करो वो डील कर लेगी, अगर नॉर्मल कॉलिजन्स हो रहे हैं वो डील कर लेगी। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी, हाई लेवल टेक्नोलॉजी पे जा रहे हो, जीपीएस पे जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर उसकी ट्रांसमिशन की बात करते हो, सिग्नल की ट्रांसमिशन, तो वो सिर्फ इस मैकेनिक से डील नहीं होने वाला है, रिलेटिविटी को लाना पड़ेगा। आईसीबीएम की बात करते हो, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, डिफरेंट मिसाइल्स की बात करते हो, ब्रह्मोस की बात करते हो, निर्भय की बात करते हो, अगर डिफरेंट डिफरेंट मिसाइल्स की बात करते हो, तो वो अगर अपने टारगेट को हिट करेंगे किसी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए, तो वो ट्रेजेक्टरी सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन से आप नहीं ला सकते हो, आप इस मैकेनिक्स से पढ़ते हुए आपको वहां पे भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स को एंट्री करानी पड़ेगी, न्यूटोनियन नहीं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एंट्री करानी पड़ेगी। इसलिए जरूरी है कि आपको पता हो कि आप अदरवाइज पढ़ के कहीं जाके ये ना बोलने लगना कि मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ ली, अब तो मैं मिसाइल की ट्रेजेक्टरी कोई पूछे, हाँ प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी, बैलिस्टिक मिसाइल का जो ट्रेजेक्टरी होती है वो पैराबोला होती है, तो बस मैं तो बना दूंगा क्योंकि मैंने पैराबोला पढ़ के आया है, मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ के आया है। इम्पॉसिबल। एग्जैक्ट ट्रेजेक्टरी और उसका जो टारगेट है हिट करना, उसके लिए आपको रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट वहां पे एंट्री करनी पड़ती है। इसलिए मैंने चीजों को बताने की कोशिश की है ताकि आप समझ जाए। अदरवाइज बहुत लोग उड़ने लगते हैं, है ना, कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मैंने पढ़ लिया, अब तो मैं सब चीज बता दूंगा जहां जहां मोशन हो रही है ना, गति से रिलेटेड चीज सब कुछ बता दूंगा। ये पॉसिबल नहीं है। न्यूटन के मैकेनिक्स का एक लिमिट है
उसके बाद असली दुनिया कहीं ना कहीं क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी से चलती है, उसी से दुनिया चल रही है एक्चुअली, चाहे वो सन हो और चाहे आपका आईसीबीएम हो, चाहे आपका जीपीएस हो, कहीं ना कहीं क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी की थ्योरी उनमें काम करती है और उसी के आधार पर साइंटिस्ट इन चीजों को डील करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। न्यूटोनियन मैकेनिक्स, इस न्यूटोनियन मैकेनिक्स में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अब ला रहा हूं, इसी के अंदर आती है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब आ गए, पता चल गया कहाँ है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर न्यूटोनियन मैकेनिक्स में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आती है। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब इसकी मैं क्लासिफिकेशन करूं तो आप इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी एंड मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। ऐसे इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हो, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज एंड मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। तो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज जो कि आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ने वाले हो, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लासिफिकेशन कर रहा हूं मैं। मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, जो डिफॉर्म हो सकती हैं। मैकेनिक्स ऑफ, इसमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सिविल वाले भी पढ़ते हैं और मैकेनिकल वाले। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इसी के अंदर आता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जो एजम्पशन होती है, एक एजम्पशन उसमें यह है कि द मटेरियल इज डिफॉर्मेबल, मटेरियल डिफॉर्मेबल है। ठीक है, और इलास्टिक लिमिट तक, इलास्टिक लिमिट तक मटेरियल के डिफॉर्मेशन को हम कंसीडर करते हैं कहाँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, और वो मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज के अंदर आती है। मैकेनिक्स ऑफ, ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज के अंदर ही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आती है। और जो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ने वाले हो एक स्पेशल रिजिड बॉडीज की, वो यहाँ है। तो रिजिड बॉडीज की पूरे रिलेटेड जो मोशन हो सकती है एनालिसिस, वो यहाँ करोगे। जो डिफॉर्म बॉडी की थोड़ी सी बात आप करोगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, लेकिन और भी उसकी बात है थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी, थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी जो आप नहीं पढ़ोगे वो एमटेक में। और कहीं ना कहीं जब मैं रोलिंग पढ़ाऊंगा तो रोलिंग में आपको ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के मेंस में आपको रोलिंग में कहीं ना कहीं मैं थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी को लेके आऊंगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मली आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इसके अंदर पढ़ोगे, मैं अभी क्लासिफिकेशन इसका कर रहा हूं। और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हो, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड ये है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लासिफिकेशन मैं करूं। मैं जो अभी स्टार्ट कर रहा हूं, आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, वो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज है। रिजिड बॉडी की मैकेनिक्स में भी पढ़ाऊंगा। मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्म, रिजिड बॉडी के मैकेनिक्स में क्या क्लासिफिकेशन है, स्टैटिक्स, रेस्ट में चीजें हैं, और डायनेमिक्स। ये दो क्लासिफिकेशन है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। ब्रॉड वे में देखें, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स ये दो क्लासिफिकेशन है। रिजिड बॉडी जो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, आप ये वाली रिजिड बॉडी की मैकेनिक्स पढ़ते हो, डिफॉर्मेबल बॉडीज की नहीं। ध्यान रखेंगे, इसकी कहाँ पढ़ते हो मैं अभी बता रहा हूँ। इसका अगर मैं करूँ तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप पढ़ते हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसी का दूसरा नाम है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। और इसी का तीसरा नाम सेम है, नाम का मतलब एक ही है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इसको मॉम और इसको मास, और ये सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये तो सबको ही नाम सुने हुए हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये आप पढ़ते हो मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज में इंजीनियरिंग में, चाहे वो सिविल ब्रांच हो चाहे मैकेनिकल हो। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ये एक ही मतलब है। ठीक है, इनके तीन नाम हो गए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को और नाम से जाना जाता है एमओएम, और दूसरा नाम, तीसरा नाम है एमओएस, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ये डिफॉर्म बॉडीज में पढ़ोगे, जो कि हम लोग अभी नहीं कवर करेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे। हम लोग अभी रिजिड बॉडीज पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। उसके बाद अगर बात करूं तो इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूं। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन पता हो तो आपको चीजें आसान हो जाती है। अदरवाइज लोग क्यों बोलते हैं सिलेबस बता दो, सिलेबस बता दो, क्लियर तो हो जाए क्या क्या पढ़ना है।
उसी तरीके से क्लासिफिकेशन क्लियर होगा तो आपको पता होगा ना कि कौन चीज कहाँ। कभी आपसे कोई पूछे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या स्टडी करते हो, तो सीधा बोलोगे डिफॉर्मेबल बॉडीज की स्टडी भी करते हैं। डिफॉर्मेबल बॉडीज की स्टडी करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में किस बॉडी की स्टडी करते हो, तो बोलोगे रिजिड बॉडी की स्टडी करते हैं। अभी मैं बताऊंगा रिजिड बॉडी होता क्या है, लेकिन सीधा बता दोगे ना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में किस बॉडी की स्टडी करते हो, तो रिजिड बॉडी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में किस बॉडी की स्टडी करते हो, तो डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल जो डिफॉर्म हो सकती है, जिनका शेप चेंज हो सकता है, वैसी बॉडी की स्टडी करते हैं। तो ये सोम हो गया, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये एक ही नाम है। एक दूसरा क्लासिफिकेशन थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, इसी के अंदर आएगा। ठीक है, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी मतलब कि आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो वहां पे मैं बताऊंगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जो माइल्ड स्टील की जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में जब टेस्ट की जाती है, तो हुक्स लॉ के हिसाब से 0 to A, O to A का रीजन जब प्रोपोर्शनल लिमिट होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, वो एक इलास्टिक लिमिट होती है। वहां तक हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। उसका भी एक रीजन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहां तक, तो इलास्टिक लिमिट तक। उसके बाद इन इलास्टिक लिमिट आती है, मैं बताऊंगा इलास्टिक लिमिट क्या है, प्लेटो रीजन क्या है, फ्रैक्चर रीजन क्या है, जब मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाऊंगा। और थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी, ये तो एमटेक में पढ़ते हैं लोग। थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूंगा, जब रोलिंग पढ़ाऊंगा आपको प्रोडक्शन में, तो उसमें मैं रोलिंग का जब मैं ईएससी के मेंस के हिसाब से पढ़ाऊंगा, तो वहां पे मैं इन चीजों को थोड़ा सा यूज करूंगा। थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी। नहीं तो सारे जगह आपको नॉर्मल जगह पे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से ही काम चल जाएगा। इलास्टिक लिमिट के अंदर हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी, ये है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज। ठीक है, ये हो गया आपका दो क्लासिफिकेशन। एक बचा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ये हो गया रिजिड बॉडीज की, डिफॉर्मेबल बॉडीज की। एक मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड बच चुका है, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर ही क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो। ठीक है, इसको लिख लेंगे। अभी मैं मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड की क्लासिफिकेशन बता देता हूं, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ना है, सिविल में भी है, मैकेनिकल में भी है। ये भी सिविल में है, मैकेनिकल में है, ये भी सिविल मैकेनिकल में है। जो हम अभी पढ़ेंगे वो रिजिड बॉडीज वाली मैकेनिक्स होगी, बाद में हम लोग इसको पढ़ेंगे वन बाय वन, धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से आप कुछ सीखोगे, सपोर्ट निकालना, रिएक्शन निकालना। उन रिएक्शन को फिर हम लोग बीम में पढ़ेंगे। बीम में आप रिएक्शन निकालोगे, उसके बाद शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, शियर फोर्स कैलकुलेशन करनी है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करनी है। लेकिन किसी सपोर्ट को, रिएक्शन को निकालना, वहां पे आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए हम लोग पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते हैं, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वगैरह, उसके बाद मशीन डिजाइन वगैरह पढ़ोगे। अगर मैकेनिकल की बात करूं, मशीन डिजाइन। फ्लूइड मैकेनिक्स भी तभी समझ में आएगा जब आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाली पोर्शन, न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बारे में, आप स्टैटिक्स और डायनेमिक्स के बारे में जानते हो। डायनेमिक्स, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आप डील करने लगे, वर्क एनर्जी थ्योरम अगर जान गए हो, तो इन चीज़ों से आपको चीज़ें आसान हो जाएगी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना। बिकॉज वहाँ पे भी स्टैटिक्स पढ़ना है, वहाँ पे भी काइनेमेटिक्स पढ़ना है, वहाँ पे भी डायनेमिक्स पढ़ना है। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी, हाइड्रोलिक में उसी का एप्लीकेशन होगा। हाइड्रोलिक में भी आपको न्यूटन के लॉ पढ़ने हैं। तो वो न्यूटन का लॉ कहाँ है, क्लासिकल मैकेनिक्स में है। क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ही आता है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटन की मैकेनिक्स जो है ना, वही क्लासिकल मैकेनिक्स के बहुत सारे रूल को गवर्न कर लेती है। क्लासिकल मैकेनिक्स की बहुत सारे फिनोमेना जो है, जो इवेंट है, वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स से आ जाता है, मोशन रिलेटेड। अगर इलेक्ट्रिसिटी में चले जाओगे तो कूलम्स का लॉ आप जानते हो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड बायो-सेवर्ट लॉ जो भी है, आप ओम्स लॉ है जो जानते हो, वो वहाँ डील हो जाती है। तो सारा क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम लोग कवर करते हैं, जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स के नाम से भी जानी जाती है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का तीसरा जो पार्ट मैंने बताया था आपको, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड मैकेनिक्स सीधी सी बात है, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड का मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड को अगर बांटोगे, क्लासिफाई करने की कोशिश करोगे, तो कैसे क्लासिफाई करोगे? हम लोग तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। आइडियल फ्लूइड हो सकते हैं। आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं? आइडियल फ्लूइड मैं बताऊंगा जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा। विस्कस फ्लूइड और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इन तीन चीज पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जब मैं आपको
फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा। आइडियल फ्लूइड, विस्कस, विस्कोसिटी, विस्कस फ्लूइड, इसमें हम लोग विस्कोसिटी से रिलेटेड फिर हम लोग शियर फोर्स की फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, वो न्यूटन से रिलेटेड फॉर्मूला जो है विस्कस फ्लूइड और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, ये नॉर्मल मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड की क्लासिफिकेशन है। ये हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, सिविल मैकेनिकल दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ये हम लोग वहां पे कवर करेंगे। इन चीजों की बात, आइडियल, विस्कस फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात वहां पे हम लोग करेंगे। ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लासिफिकेशन है, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी जिसके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आ जाएगी, और थ्योरोप्लास्टिसिटी, और एक है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर, एक क्लासिफिकेशन मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। हड़बड़ी में ना रहे, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप, इतना छोटा कोर्स नहीं है ना, तो चीजों को अगर समझना है अंदर तक तो आपको बेसिक क्लियर होना जरूरी है। अगर आगे आगे कूदते रहोगे, दौड़ते रहोगे ना, तो जब मैं इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा, इक्विलिब्रियम अगर आपने सिर्फ फोर्स और मोमेंट को बैलेंस कर लिया और पूरी बॉडी को बैलेंस कर लिया और बॉडी के सब सिस्टम, सब पार्ट को बैलेंस नहीं किया, तो आपको फिर कुछ नहीं आता है। आप अगर सिर्फ बॉडी को बैलेंस करने के चक्कर में आपने नेट फोर्स और नेट मोमेंट बैलेंस कर लिया पूरी बॉडी का, लेकिन इस बॉडी के पार्ट्स को कौन बैलेंस करेगा, सब सिस्टम को कौन बैलेंस करेगा? मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपने सब सिस्टम को भी बैलेंस नहीं किया, अगर सिर्फ आपने बॉडी को बैलेंस कर लिया, इसके सब सिस्टम, सब पार्ट को अगर बैलेंस नहीं किया, तो आपके जो आंसर हैं वो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएंगे। ये भी होता है, लेकिन हम लोग इतने फास्ट में जल्दी सब कुछ सीख ले, जल्दी जल्दी कर ले, क्वेश्चन लग जाए, इस चक्कर में हम लोग, और आईआईटीज हैं, गेट आईआईटी के द्वारा डिजाइन किया जाता है गेट की क्वेश्चन, वो ऐसे ही फंसा देते हैं। आप तो बस सीधा ऊपर ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हो, वो फंसा देंगे। उसके बाद 1 साल 2 साल 3 साल लगाओगे, सीखते रहोगे, फिर बाद में सीखोगे चौथे साल में कि अच्छा मुझे सब सिस्टम को भी बैलेंस करना है, तब जाके कोई बॉडी पूरा बैलेंस होती है, इक्विलिब्रियम में आती है ना। नेट फोर्स, नेट मोमेंट बैलेंस कर देना पूरे बॉडीज का, और वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, ये कहना सही नहीं है अभी। ठीक है, इसके अंदर सब सिस्टम को भी बैलेंस करना पड़ता है, तब जाके कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में आती है। ये मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को अगर मैं डिफाइन करूं, तो डिफाइन करना हो तो कैसे कर सकते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। इट इज द स्टडी ऑफ मोशन। आपको बताऊं, मोशन जो गति है ना, मोशन नाम का कोई चीज दुनिया में होता नहीं है। मोशन नाम का कोई, देखो कितनी छोटी चीज है, अगर मैं ना बताऊं तो तुम समझोगे मोशन। जब मैं थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाऊंगा, याद रखना, थ्योरी ऑफ मशीन जब मैं पढ़ाऊंगा, वहां पे मैं बहुत सारी चीजों की बात करूंगा, वहां पे मोशन भी बताऊंगा। दुनिया में मोशन नाम का कोई चीज नहीं होता है। आप ये क्यों भूल जाते हो कि आप भी कहीं खड़े हो? अगर आप किसी मोशन, किसी बॉडी की स्टडी कर रहे हो, उसकी मोशन की, तो आप ये क्यों भूल जाते हो कि आप भी कहीं खड़े हो? तो दुनिया का हर मोशन एक रिलेटिव मोशन है, एक रिलेशन में एक रिलेटिव मोशन देख रहे हो आप, क्योंकि आप अगर कहीं हो तो आप भी धरती पे हो, तो रिलेटिव हो आप। तो दुनिया का कोई भी मोशन अगर आप देख रहे हो तो वो कहीं ना कहीं एक रिलेटिव मोशन है। मोशन नाम का कोई मोशन नहीं होता है, एब्सोल्यूट मोशन कुछ नहीं होते हैं। दुनिया का हर मोशन एक रिलेटिव मोशन है, दुनिया का हर मोशन एक रिलेटिव मोशन है, क्योंकि आप ये ना भूलना कि आप भी कहीं खड़े हो, आपके रिलेटिव कुछ देख रहे हो, किसी चीज के रिलेटिव आप देख रहे हो, आप ग्राउंड पे खड़े हो। ठीक है ना, तो दुनिया में जो भी मोशन होता है वो रिलेटिव मोशन होता है। ये भी बहुत जरूरी है जानना, अदरवाइज मैं कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, आप इंजीनियर बनेंगे। ठीक है ना, आप अगर अच्छी हैबिट्स डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर और अच्छी हैबिट्स को रख रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी इंजीनियरिंग बहुत आसान हो जाएगी, आप एंजॉय करोगे, और फिर फाइनली जो आपको चाहिए इंजीनियरिंग से, और जो एक अच्छा इंजीनियर की क्वालिटी होती है वो आपके अंदर होगी। ठीक है, अगर आप सिर्फ मैकेनिक्स पढ़ लिए बस, उसके बाद मोशन फर्स्ट वेक्टर सॉल्व करना आ गया, आपको मोमेंट निकालना आ गया, वर्चुअल वर्क के क्वेश्चन कर लेते हो, बस क्वेश्चन लगाना आता है, तो फिर उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इंजीनियर का काम सिर्फ यही नहीं होता है, समझ भी आना चाहिए फिजिकल सिस्टम्स को, नेचुरल सिस्टम को आपको एक्चुअली अपने थ्योरी से रिलेट करना आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो मोशन आज के बाद ध्यान रखेंगे, दुनिया का कोई मोशन नहीं होता है, दुनिया का हर मोशन एक रिलेटिव मोशन होता है। बिकॉज जो भी आदमी किसी बॉडी की मोशन की स्टडी कर रहा है, वो ये ना भूले कि आप भी किसी के रिस्पेक्ट में खड़े हो, आप भी।
तो हर मोशन एक रिलेटिव मोशन हो गया। फिर स्टडी ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज, ठीक है, ये रिजिड बॉडीज की बात कर रहा हूं। क्या है रिजिड बॉडीज मैं बताऊंगा। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज। अब मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज, रिजिड बॉडी की मोशन हो रही है तो मोशन का कॉज क्या है, किसके अंडर में होगी, फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के एक्शन में मोशन होती है। इसलिए डेफिनेशन भी समझो, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज द बेसिक कॉज ऑफ मोशन, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। ये समझ में आ गया, फोर्स ही वो कॉज है जिसके कारण रिजिड बॉडी का मोशन होना है। तो ये एक ब्रॉड डेफिनेशन है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फोर्स डील कर रहे हैं और वो फोर्स न्यूटन से, न्यूटन का सेकंड लॉ जो हम लोग बहुत यूज करेंगे, और न्यूटोनियन मैकेनिक्स है इसका मतलब। न्यूटोनियन मैकेनिक्स का मतलब वो क्लासिकल मैकेनिक्स है जो हमारे संसार के मैक्सिमम चीजों को डील करती है, चाहे वो एरोप्लेन की मोशन हो, चाहे वो प्लैनेट्स की मोशन हो, चाहे आप नॉर्मल बॉल फेंकते हो, दिन रात का होना, इन चीजों से रिलेटेड जितने भी मोशन है, आप मोटरसाइकिल की मूवमेंट, बाइसिकल मूव कर रही है, मोटरसाइकिल मूव कर रही है, स्कूटर मूव कर रही है, ऐसी जो मोशन से रिलेटेड स्टडी हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स में आती हैं। और क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, और न्यूटोनियन मैकेनिक्स का मोस्ट फेमस इक्वेशन न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स आ गया, द फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी के मोशन का कारण क्या है, फोर्स, इसीलिए फोर्स यहाँ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स ही पढ़ने वाले हो, लेकिन आपको क्लियर हो गया कि आप क्या नहीं पढ़ रहे हो, कौन सी मैकेनिक्स आप नहीं पढ़ोगे। तो ये मैकेनिक्स, ये है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, बहुत जरूरी है। और डेफिनेशन भी आपको समझ में आया कि मोशन क्यों, ये है कारण, फोर्स, फोर्स इज द बेसिक कॉज ऑफ मोशन। लेकिन हम लोग बताऊंगा कि फोर्स को भी हम लोग एक बार में कंसीडर नहीं करते हैं, धीरे धीरे स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग जब पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो फिर उसमें फोर्स नहीं लेते। हम लोग पहले कहते हैं पहले मोशन हो रही है बस उतना ही स्टडी कर लो, वेलोसिटी क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये काइनेमेटिक्स हो गई। अब बेसिक कॉज ऑफ मोशन, अब इस मोशन का, इस वेलोसिटी का कारण क्या है, इस एक्सेलरेशन का कारण क्या है, तो बोलोगे फोर्स ही कारण है, तो फिर कहेंगे डायनेमिक्स में आ जाके पढ़ो इसको। तो ऐसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, एकदम से कूद के, दुनिया के साइंटिस्टों ने भी नहीं डिवाइड किया है, तो आप क्यों कूद रहे हो, इतनी जल्दी में क्यों हो। चीजों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे, चीजें आसानी से समझ में आएंगी, है ना, और सब कुछ आसान हो जाएगा। इंजीनियरिंग आप इंजॉय करोगे, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जब जाओगे यहाँ से पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमने डिफाइन कर दिया, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अभी मैं और बता सकता हूं कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जो होते हैं ना, जो मैंने बताया था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, है ना, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की बात करूं तो उसको भी डिवाइड किया जाता है लीनियर इलास्टिक सॉलिड एंड विस्को इलास्टिक सॉलिड। वहां पे भी डिवीजन है, लेकिन मैं वो डिवीजन आपको बताऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। चीजें वहां पे भी है, वहां पे लीनियर इलास्टिक होती है, नॉन लीनियर इलास्टिक होती है। लीनियर इलास्टिक को आप इक्विलिब्रियम और स्टैटिक के हिसाब से पढ़ते हो, उसकी स्टडी करते हो। विस्को इलास्टिक सॉलिड की स्टडी करते हो कि टाइम डिपेंडेंट एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, वो चीजें रिलेटेड हैं। तो वो मैं बता दूंगा आपको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जब हम लोग पढ़ेंगे, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब हम लोग पढ़ेंगे सोम को। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अगर मैं उसकी बात करूं कि आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, तो स्टडी ऑफ मोशन की बात मैंने की थी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज, स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है। स्टडी ऑफ मोशन कैसे कर सकते हैं आप पहले समझ ले, व्हाट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज नथिंग बट द इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की इंजीनियरिंग है, जो आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हो उसी की इंजीनियरिंग है। सिविल इंजीनियरिंग इज द सेकेंड मोस्ट ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग आफ्टर मिलिट्री इंजीनियरिंग। अगर आप ब्रॉड वे में बात करोगे, एक नॉर्मल वे में बात करोगे, तो सिविल इंजीनियरिंग जो है वो सेकेंड मोस्ट ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग है आफ्टर मिलिट्री इंजीनियरिंग, मिलिट्री इंजीनियरिंग के बाद, है ना। और उसकी कहानियां और भी हैं, सिविल इंजीनियरिंग के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये कैसे डेवलप हुई है। एक नॉर्मल जो पर्सन पहले, क्योंकि इंजीनियर पहले हुआ नहीं करते थे, तो जो नॉर्मल पर्सन जो भी एक स्किल्स डेवलप किए थे किसी काम को करने के लिए, उसी स्किल्स को एक फॉर्मेट में ला दिया गया, और एक फॉर्मेट को लाने के बाद वही एक इंजीनियरिंग बनी जो कि सिविल इंजीनियरिंग बनी, ठीक है। तो उसकी कहानी ऐसे है, और भी चीजें हैं मैं बताऊंगा कभी, बट आप इतना समझे जो मैंने बताया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज ए इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिक्स जो आप पढ़ने वाले हो, जो आप पढ़ रहे हो। और मैकेनिक्स का मतलब
इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिक्स। और इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिक्स में क्या स्टडी करते हो? स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन कैसे कर सकते हो? स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स और दूसरा डायनेमिक्स। Mechanical engineering is an engineering of mechanics in which we are going to study the motion, about motion, study of motion. Mechanics is nothing but the study of motion. Study of motion is divided into two parts, the statics part and the dynamics part. Dynamics part is divided into two parts, kinematics और काइनेटिक्स। ठीक है, तो स्टैटिक्स मतलब रेस्ट, रेस्ट रिलेटेड। अब रेस्ट का मतलब क्या होता है? आपने कभी सोचा रेस्ट क्या है? रेस्ट का मतलब बताएंगे लिख के कमेंट सेक्शन में, रेस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर मैं यहां से भाग जाऊं सीधा स्टार्टिंग कर दूं स्टैटिक्स में, प्लेन ट्रस की बात करने लगूं और चीजों को इक्विलिब्रियम की बात करने लगूं, इक्विलिब्रियम की बात करने लगूं, तो फिर आपको रेस्ट ही नहीं पता कि रेस्ट का मतलब क्या होता है, तो फिर ऐसे बढ़ के आगे बढ़ने से क्या फायदा? आखिरकार लास्ट में आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। दुनिया में बहुत लोग पढ़ने वाले हैं, भारत में ही। ठीक है, तो चीजें अगर जॉब चाहिए अच्छी तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा इस जमाने में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रेस्ट। रेस्ट बताएंगे, जो भी लोग जल्दी जल्दी भागना चाहते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट। और एग्जैक्ट साइंस के व्यू से, फिजिक्स के व्यू से रेस्ट बताने की कोशिश करेंगे। आईआईटी के बच्चे भी ये पढ़ते हैं और मैं जब आईआईटी का पढ़ाऊंगा तो वहां पे तो फुल उनको फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको भी पढ़ना है। विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इंजीनियरिंग इज वेरी मच डिफिकल्ट। इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स हैं वो इंजीनियरिंग को तब तक अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं जब तक फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं समझते हैं। वो जब तक फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं समझोगे इंजीनियरिंग समझ में नहीं आएगी। और दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो वैलिड फॉर एरोस्पेस इंजीनियर। इन रॉकेट साइंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सियालकोस्की इक्वेशन है रॉकेट इक्वेशन, अगर उस रॉकेट इक्वेशन को प्रूफ करना है ना सियालकोस्की इक्वेशन को, तो आपको इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम की जानकारी होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते हो। उसी तरीके से अगर न्यूटन के लॉ को समझना है तो इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ रहे हो तो आपको रेस्ट और मोशन के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो आप बताएंगे रेस्ट क्या है एंड मोशन क्या है, क्योंकि यही रेस्ट और यही मोशन हम बात करेंगे कहाँ? फ्लूइड मैकेनिक्स में भी, वहां पे भी हम लोग स्टैटिक्स पढ़ेंगे, वहां पे भी डायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा काम आएगा, इसीलिए आप बताएंगे रेस्ट क्या होता है। रेस्ट का मतलब काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द बेसिक कॉज ऑफ मोशन। वो मोशन का बेसिक कॉज क्या है, वो गति का बेसिक कॉज क्या है, हमें उससे मतलब ही नहीं है। काइनेमेटिक्स बोलती है हम इस चीज का कोई भी वो मतलब नहीं रखते हैं कि वो मोशन अगर हो रही है तो उसका बेसिक कॉज क्या है। आप जानते हो ना बेसिक कॉज फोर्स होता है, किसी भी मोशन का बेसिक कॉज फोर्स होता है। तो ये फोर्स की बात ही नहीं करती है, हटाओ, बोलती है हटाओ इसको, हमें तो बस इतना मतलब है कि वेलोसिटी वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है एंड एक्सेलरेशन क्या है, बस इससे मतलब है। बेसिक कॉज कहां से ये डेवलप हुई है, वेलोसिटी कहां से आई है, मुझे उससे मतलब नहीं है। तो काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग द बेसिक कॉज ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं कि जब मैं हर सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगा आप उसमें इतना कंफर्टेबल होंगे, इतना कंफर्टेबल होंगे कि चाहे गेट की क्वेश्चन हो मैं तो कराऊंगा भी, या कुछ भी करना हो आपको इंजीनियरिंग में, आप सब समझते हुए जाएंगे, आपको सारी चीज इजी हो जाएंगी। मैं वैसे नहीं भगा रहा हूं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग आज क्रिएट हुई है मैकेनिक्स को लेके, आज तक थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं थी तो आज आपने सीख लिया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, इसलिए मैं चीजों को थोड़ा सा बेसिक से लेके चल रहा हूँ। थोड़ा सा धैर्य बनाए, पेशेंस रखे चीजों को, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर टाइम की बात करूं तो मैं ना प्रचार करता हूं ना कुछ ऐड कर रहा हूं किसी चीज का, आपका हर समय मैं यूटिलाइज कर रहा हूं, हर समय किसी भी टाइम को मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूं, हर समय मैं कुछ ना कुछ बता रहा हूं आपको जो आपके काम की चीज है, जो आपको आगे यूज होगी। मैकेनिक्स जो मैंने डिवाइड किया है, तो आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक मैकेनिक्स ही है, इसलिए मैंने आपको वहां पे बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपके टाइम को वेस्टिंग होगी। और अगर आप कोचिंग जाते हो, ऑफलाइन कोचिंग जाते हो, तो आप तो ऐसे ही आने जाने में 50 मिनट 1 घंटा लग जाता है ना, तो वहां टाइम की वेस्टेज कितनी है। बट यहाँ पे आप देखोगे आपको उसी 10 मिनट के अंदर आपको मैकेनिक्स का एक सार पता चल गया कि अच्छी ये मैकेनिक्स होती है। ठीक है, हम जो मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं वो ये वाली मैकेनिक्स है, इस मैकेनिक्स के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स
की पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर न्यूटोनियन मैकेनिक्स, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक पार्ट है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स उसी का एक पार्ट है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बताना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप एक हल्के भाव से देखोगे, क्योंकि मैं खुद देख के आ रहा हूं, है ना, मेरे से पढ़े हुए लोग बहुत सारे लोग हैं, उनके अंडरस्टैंडिंग आज जो मैंने बताया है उनको भी पता है, वो भी आज बोलते हैं कि यस ये सब जानना बहुत जरूरी है, आगे की काम आती है। गेट के क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाओगे ना तो आपको पता चलेगा अंडरस्टैंडिंग क्या जरूरत है, कितनी जरूरत है। सेमेस्टर में तो कुछ भी लिख लो, लेकिन आपने पहले से ही एक इंजीनियरिंग का एक बेसिक क्लियर करते जा रहे हो तो अच्छा इंजीनियर बनोगे ना। आप अच्छे हैबिट्स को डेवलप करो, चीजों को समझने की कोशिश करो। नॉलेज कभी भी फालतू नहीं होता है, नॉलेज हमेशा काम आएगी आपको, इंटरव्यू में काम आ जाए, चाहे कहीं भी काम आ जाए, कहीं काम आएगा। जरूरत है आपको इन चीजों को समझने की, पेशेंस रखें, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखेंगे। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है स्टडीज के दौरान। आप 10 दिन में कुछ नहीं सीख सकते हैं, सीखेंगे लाइन बाय लाइन, धीरे धीरे ही सीखेंगे, पेशेंस रखें, ठीक है, सारी चीज सीख जाएंगे। सब चीज आसान है, समझाने वाला होना चाहिए वैसा। तो मैं दे रहा हूं आपको इजी करके चीजों को, ताकि आपको आसानी हो चीजों को समझने में। स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द बेसिक कॉज ऑफ मोशन, विदाउट कंसिडरिंग द बेसिक कॉज। बेसिक कॉज क्या होता है? फोर्स। किसी मोशन का बेसिक कारण क्या है? फोर्स। फोर्स ही तो है, तो ही तो मोशन हो रही है। बेसिक कॉज ऑफ मोशन, ठीक है, ये है काइनेमेटिक्स। और मैं इसमें और भी चीजें बता दूं ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। कभी भी काइनेमेटिक्स पढ़ोगे आप, इसमें मास की एंट्री नहीं करा सकते हो, द्रव्यमान की एंट्री काइनेमेटिक्स में नहीं होगी। आप जाओ एससी वर्मा की बुक निकालना, किसी भी बुक निकालना, अगर काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो तो वहां पे मास की एंट्री नहीं होगी। मास की एंट्री डायनेमिक्स में होगी। जैसे ही आप एंट्री काइनेटिक्स की कर लोगे, काइनेटिक्स, जैसे ही आप फोर्स वगैरह में आ जाओगे, बेसिक कॉज ऑफ मोशन, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की एंट्री हो गई। तो केजी नाम का शब्द, केजी, केजी जो बोलते हैं ना, वो काइनेमेटिक्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। खोज लेना, कहीं भी नहीं मिलने वाला। ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि काइनेमेटिक्स में कभी भी मास मत घुसा देना, कहीं नहीं, केजी नहीं डाल सकते हो। आप कोई भी क्वेश्चन लगा लेना, क्योंकि बेसिक कॉज ऑफ मोशन को ले ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो मास की एंट्री नहीं होती है काइनेमेटिक्स में। काइनेटिक्स, काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन विथ द कंसिडरेशन ऑफ बेसिक कॉज ऑफ मोशन। अब यहाँ पे हमने कंसिडर किया, अभी हम लोगों ने यहाँ पे फोर्स को नहीं लिया था, तो क्या लिया हम लोग? स्टडी ऑफ मोशन। मोशन की स्टडी कैसे, क्या क्या करेंगे इसके अंदर स्टडी हम लोग? पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। बट यहां पे पोजीशन वेक्टर करेंगे ही, वेलोसिटी वेक्टर भी करेंगे, एक्सेलरेशन वेक्टर भी करेंगे, साथ में बेसिक कॉज ऑफ मोशन जो फोर्स है वो यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे उसको आ जाएगी। तो स्टडी ऑफ मोशन, मैं इसको ऊपर लिखता हूं, मे भी दिख ना रहा हो, तो काइनेटिक्स मैंने इसको डिफाइन कर दिया, काइनेमेटिक्स स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द बेसिक कॉज ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स। फोर्स को हम कंसीडर नहीं करते हैं काइनेमेटिक्स में। हम लोग पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर की बात करेंगे। हम लोग जब काइनेमेटिक्स में काइनेटिक्स में जाएंगे, काइनेटिक्स में, तो हम लोग यहाँ पे स्टडी ऑफ मोशन विथ द कंसिडरेशन ऑफ बेसिक कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन दैट इज फोर्स, उसको हम कंसिडर यहाँ पे करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि हम पहले चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ये समझ ले, चीजों को आसान करने की कोशिश की गई है ना। पहले ये समझ ले, तब हम लोग फोर्स की एंट्री करा के और भी मोशन की जो एनालिसिस की जा सकती है उसको समझ लेंगे। ठीक है, तो चीजों को आसान किया गया है ना, चीजों को डिफिकल्ट नहीं। एक साथ ही फोर्स की भी अगर एंट्री करा दो यहाँ पे, तो चीजों को समझना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप पहले पैरामीटर समझ रहे हो, जो जो पैरामीटर्स हैं पहले उसको समझ लिए, फिर उसको वो अप्लाई करोगे फोर्स के साथ, तो काइनेटिक्स आ जाएगी वहां पे, फोर्स को कंसीडर कर लोगे। ठीक है, तो ये नोट करेंगे, काइनेटिक्स में अलग से लिख रहा हूं, काइनेटिक्स, इसको ध्यान से नोट कर लेंगे। टाइम का आपका कुछ लॉस नहीं हो रहा है ना, यहाँ कुछ ऐड हो रही है, आपको एक बेस्ट वे से मिल रही है चीजें, और एक चीजों को एक्सप्लेन करता जा रहा हूं। मुझे पता है आपको कितनी जरूरत है आगे, ठीक है, एग्जाम में कितनी जरूरत है। अंडरस्टैंडिंग के बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। काइनेमेटिक्स जब भी सुनेंगे, जब भी कहीं सुनेंगे, आप मास को इंक्लूड नहीं करेंगे। काइनेमेटिक्स में मास नहीं दिख सकता आपको, यहाँ ध्यान रखेंगे। आपको दिखेगा मास तो काइनेटिक्स में दिखेगा, जहां पर फोर्स को आप इंक्लूड कर चुके हो वहां पे। तो काइनेटिक्स,
एक जो नीचे बच गई थी मैं उस चीज को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। काइनेटिक्स का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ मोशन, मोशन की स्टडी है, लेकिन अब मैं फोर्स को इंक्लूड करूंगा। स्टडी ऑफ मोशन विथ द कंसिडरेशन ऑफ मोशन। पता था आज तक मोशन नहीं होता है, एक्चुअली रिलेटिव मोशन होते हैं, क्योंकि आप भूल जाते हो कि आप किसी बॉडी की स्टडी कर रहे हो तो आप भी कहीं खड़े हो, आप भी किसी के रिलेटिव हो, तो रिलेटिव मोशन होता है दुनिया का। कोई भी मोशन मोशन नहीं होता है, रिलेटिव मोशन एग्जैक्ट है बोलना। विदाउट विद द कंसिडरेशन, स्टडी ऑफ मोशन विद द कंसिडरेशन ऑफ बेसिक कॉज ऑफ मोशन, ऑफ बेसिक कॉज ऑफ मोशन। बेसिक कॉज ऑफ मोशन दैट इज फोर्स। वो फोर्स ही तो है। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या कौन कौन से पैरामीटर को स्टडी करेंगे? पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर एंड फोर्स। यहाँ पे फोर्स की एंट्री हो चुकी है, जो बेसिक कॉज है किसी मोशन का, बेसिक कारण जो है मोशन का वो फोर्स है। तो हम लोग स्टडी को ऐसे सिंप्लीफाई करके चलते हैं। पहले हम लोगों ने पैरामीटर पढ़ा, मोशन हो रही है, पोजीशन वेक्टर क्या है किसी पार्टिकल की, किसी बॉडी की, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, हम लोगों ने ये पढ़ लिया। तो हम लोगों ने कहा अब फोर्स को ले आओ, जिसके कारण ये मोशन हुई है, जिसके कारण पोजीशन वेक्टर चेंज हो रही है बॉडी की, जिसके कारण चेंज इन वेलोसिटी आ रही है बॉडी में, वेलोसिटी चेंज हो रही है बॉडी की, तो वो फोर्स है। अब हम लोगों ने फोर्स को लाया तो वो काइनेटिक्स है। क्यों? चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, चीजों को लाइन बाय लाइन सीरीज में समझने की कोशिश कर रहे हैं, वन बाय वन समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने, साइंटिस्ट ने काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स बनाया है कि चीजें पहले समझ ले पैरामीटर क्या है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे चीजों को इंक्लूड करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही डिवीजन फ्लूइड मैकेनिक्स में भी होती है, ठीक है। और ऐसे ही वहां पे भी आप लोग स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या है, स्ट्रीक लाइन क्या है, पाथ लाइन क्या है, इन चीजों को पढ़ोगे, है ना, वेलोसिटी पोटेंशियल क्या है, तो वो वहां पे भी चीजें काम आएगी। ये जो मैं बता रहा हूं ना, वहां पे भी काम आएगी। कैसे यूज की जाती है मैं बताऊंगा वहां पे। तो ये है काइनेटिक्स, ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लें। आप मुझे लिख के बताएंगे रेस्ट क्या होती है और मोशन क्या होती है। रिलेटिव मोशन मैंने बता दिया, तो वही अगर मैं मोशन की बात करूं, आप नॉर्मल ले ले कि मोशन, ठीक है। तो मोशन क्या है और रेस्ट क्या है, ये आप मुझे बताएंगे। नॉर्मल आंसर नहीं देंगे, एक अच्छे तरीके से आंसर बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है मैं बताऊंगा, लेकिन आप ढूंढने की कोशिश करेंगे व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या है, एग्जैक्ट बताएंगे क्या होता है, डेफिनेशन के भाव से जो भी बताना हो उसको लिख के बताएंगे रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। क्योंकि थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ोगे वहां पे भी मोशन आएगी, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी मोशन करोगे, क्योंकि मैकेनिक्स क्या है, स्टडी ऑफ मोशन। तो मोशन तो समझो, मोशन क्या है, मोशन में हम लोग रेस्ट की बात करते हैं। तो रेस्ट क्या है, कोई चीज बॉडी रेस्ट में है उसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, फिजिक्स के आधार पर उसका मतलब क्या होता है ये बताएंगे। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज ए engineering of mechanics. What is in mechanics? Mechanics is nothing but the study of motion. Study of motion two parts, statics and dynamics. Statics means rest, rest का मतलब बताएंगे। dynamics मतलब kinematics and kinetics. Kinematics का मतलब study of motion without considering the basic cause of motion, that is force. force को हम consider नहीं करेंगे। kinetics study of motion with the consideration of basic cause of motion, that is basic cause of motion force को consider करेंगे इस बार काइनेटिक्स में, ठीक है। और फिर स्टडीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये हो गई। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया। अब सिलेबस अगर मैं आपको बता दूं तो सिलेबस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो सिलेबस में हम लोग, अगर मैं रेस्ट की बात करूं, जो मैं स्टैटिक की बात की थी, स्टैटिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को ऐसे मैं लिख दूं ताकि आपको क्लियर रहे। स्टैटिक में बांटा था स्टडी ऑफ मोशन को, हम लोग अच्छे से उसको लिख दूं ताकि आपका सिलेबस क्लियर रहे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, तो स्टडी ऑफ मोशन मैं लिख देता हूं यहाँ पे। और स्टडी ऑफ मोशन हम लोग लिखा था स्टैटिक, ठीक है। तो इस स्टैटिक के अंदर क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। अब थोड़ा सा ये डिफाइन कर दूं, अब तक कुछ डिफिनेशन मैंने दिया, डेफिनेशन दिया। अब स्टैटिक के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो स्टैटिक मतलब रेस्ट, और ताकि रेस्ट के मतलब बताएंगे हम मुझे लिख के कि रेस्ट का मतलब क्या होता है और मोशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, मोशन का मतलब क्या होता है। स्टैटिक में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड मोमेंट सिस्टम।
फोर्स एंड मोमेंट सिस्टम, फोर्स के बारे में आप पढ़ोगे, और फोर्स अगर मोमेंट क्रिएट कर रही है तो वो पढ़ोगे। कपल के बारे में पढ़ोगे, क्योंकि मोमेंट एंड कपल में हमेशा लोगों को कंफ्यूजन रहा है। हमेशा मोमेंट एंड कपल में हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है फोर्स, क्या है मोमेंट, क्या है कपल। दोनों में डिफरेंस होती है, बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, और उसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। मैं बताऊंगा आपको, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, ताकि आज के बाद आपको कभी भी डिफरेंस इनमें जो है वो क्लियर रहेगा कि क्या है मोमेंट, क्या है फोर्स। ताकि आप जब बेंडिंग मोमेंट पढ़ोगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, जब बीम है और उसकी बेंडिंग मोमेंट जब निकालोगे, और शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब पढ़ोगे, तो आपको बेंडिंग मोमेंट की भी क्लियर रहेगा और कपल क्लियर रहेगा, क्योंकि वहां पे कपल भी लगाई जाती है ना। जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आएंगे तो मैं बताऊंगा। और जो मैकेनिकल वाले हैं वो मशीन डिजाइन में भी चीजों को पढ़ेंगे, तो ध्यान रखेंगे वहां पे ज्वाइंट्स जो है, पिवट ज्वाइंट्स हैं, नकल ज्वाइंट्स हैं, जो जितने भी ज्वाइंट्स हैं, वेल्डिंग है, इनमें वो चीजें आती हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस क्रिएट हो रही है, बेंडिंग मोमेंट क्रिएट हो रही है, तो आपको मोमेंट और कपल के बारे में डिफरेंस क्रिएट होगी स्टैटिक के अंदर। तो स्टैटिक के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टैटिक के अंदर फोर्स एंड मोमेंट सिस्टम, फोर्स एंड मोमेंट सिस्टम पढ़ेंगे। उसके बाद जब फोर्स पढ़ लेंगे तो हम लोग फोर्स को जीरो करना सीखेंगे, कि फोर्स को कैसे हम समेशन जीरो करें ताकि इक्विलिब्रियम तक पहुंचे, है ना। तो फोर्स एंड मोमेंट सिस्टम, देन इक्विलिब्रियम। जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग ट्रस पढ़ेंगे। ट्रस की बात करूं तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होती हैं, बॉडी होती हैं, ट्रस से पहले आप समझ लो, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होती हैं, कुछ ऐसे इक्विलिब्रियम बॉडीज होती हैं कि उसको तीन भाग में बांट सकते हो। बीम हो गई, आप जानते हो बीम के बारे में, जिसमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आती है बीम में, ठीक है। फ्रेम्स, FRAMES, फ्रेम्स, फ्रेम्स में शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड एक्सियल फोर्स आते हैं, ठीक है। एक्सियल फोर्स इंक्लूड हो गया। अगर आप ट्रस की बात करोगे तो सिर्फ उसमें एक्सियल फोर्सेस आते हैं। अगर वो एक्सियल फोर्स कॉम्प्रेसिव हो जाए या टेंसाइल हो जाए, यही दो सकते हैं, तो एक्सियल फोर्स आते हैं। तो ये आपको पढ़ना है। जब मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा, इक्विलिब्रियम में होते हैं वो स्ट्रक्चर, तो वो स्ट्रक्चर बीम भी हो सकता है। तो बीम में आप बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स की बात करोगे, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स बीम में, और जो कि हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ेंगे। और अगर आप फ्रेम की बात करते हो, फ्रेम, तो फ्रेम में शियर फोर्स भी आते हैं, बेंडिंग मोमेंट भी आती है, और उसके साथ एक्सियल फोर्सेस भी आती हैं। एक्सियल, एक्सिस में फोर्स जो आएंगी वो आती हैं। और अगर मैं बात करूं ट्रस की, तो प्लेन ट्रस अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके अंदर आपको एक्सियल फोर्स ही मिलेगा, सिर्फ एक्सियल फोर्स ही उसके अंदर मानी जाती है, कि एक्सियल फोर्स प्लेन ट्रस के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं, है ना। चीजों को सिंप्लीफाई करने की भी कोशिश करते हैं, बिकॉज इंजीनियरिंग इस बात पे डिपेंड करता है कि आप आइडियलाइजेशन कैसे कर रहे हो चीजों का। आइडियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग में, है ना। चीजों का आइडियलाइजेशन, चीजों का अप्रोक्सीमेशन, एजम्पशन, इन चीजों पे बहुत डिपेंड करता है, आपके क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। अदरवाइज एक्चुअल सिस्टम अगर देखोगे आप, एक्चुअल सिस्टम, फिजिकल सिस्टम देखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन हम ऐसी एजम्पशन को लेते हैं, ऐसे आइडियलाइजेशन को लेते हैं कि वो फिजिकल सिस्टम्स को हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए, और उसकी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो वो शो करना चाहता है, उसको भी हम उतना बता पाए जितनी जरूरत है इंजीनियरिंग के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं हम लोग आइडियलाइजेशन करते हैं। आपको देखना, कहीं भी जाओगे, थर्मोडाइनमिक्स पढ़ोगे, वहां पे भी आइडियल फ्लूइड, आइडियल गैस, तो आइडियलाइजेशन हमेशा है, और एजम्पशन भी लेना पड़ता है ताकि चीजें आसान हो जाए, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। और साइंस के लिए मैंने जो कल बताया था कि साइंस डजंट स्टार्ट विद एजम्पशन, ये बहुत जरूरी है। साइंस स्टार्ट विद क्वेश्चन, ये सब इसलिए मैंने बताया था, सब काम की चीजें हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इन चीजों के बारे में नहीं पता था, क्योंकि मैंने इन 7 साल के दौरान मैंने देखा है, बहुत इंजीनियरिंग स्टूडेंट से मैंने पूछा है, नहीं पता है, लोग नहीं बता पाते हैं, इसलिए मैंने बताया। तो किसी एक आदमी के लिए ये ऐसा सोचना कि क्यों ये चीजें बता रहे हैं, मुझे पता है, तो ठीक है, आपको पता, अच्छी बात है ना, आपको पता है, फिर से सुन लो, क्योंकि और भी लोग हैं, उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ, है ना। तो अच्छे तरीके से सुने, और चीजें पता रहने के बावजूद भी सुनना चाहिए। कभी कभार कुछ चीजें होती हैं जो उसमें भी सीखने को मिल जाता है। तो अच्छी हैबिट यही होनी चाहिए कि, ताकि जैसे कोचिंग करता है कोई आदमी, तो एक बार कोचिंग किया, अब दोबारा कोचिंग कर रहा है, तो टीचर थोड़ी ना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कुछ और चीज बताने लगेगा, चीजें वही बताएगा। ये है कि कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से अगर वो पढ़ा होगा, और अच्छे से इंप्रूव किया अपने आप को टीचर ने, तो और अच्छा बताएगा, क्वेश्चंस डिफरेंट लगा सकता है, लेकिन चीजें तो लगभग वही होंगी ना। तो कैसे कोई स्टूडेंट बैठ के फिर से सुनता है उसको, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता है। जितना सुनोगे चीजों को, आपको आकलन करना आ जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती जाएगी, आपकी थिंकिंग डेवलप होगी, है ना। इसीलिए सुने। जो मैं बता रहा हूँ वो इंजीनियरिंग की ही बता रहा हूँ। मैंने तो कभी हिस्ट्री का बताने नहीं लगा ना, कि मैंने हिस्ट्री का बताना स्टार्ट कर दिया कि हिस्ट्री में वेदा कितने हैं, उपनिषद कितने हैं,
पुरान पुरान कितने हैं, मैंने ये तो नहीं बताया हड़प्पा सभ्यता में लोथल क्या है ना, चानुदारो क्या है, मोहनजोदारो क्या है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स थे, कितने का जो बात है ग्रेट बात कितने का था, मैंने बताया क्या ये सब चीजें। मैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीजें बता रहा हूँ ना, तो इसीलिए समझिए कि मैं मैकेनिक्स भी बता रहा हूँ तो साइंस की है, उस मैकेनिक्स को मैं लेके नीचे आ रहा हूँ, उसको मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में लिंक करना था मुझे कि मैं कैसे आपको ये समझा दूं कि आप कौन सी मैकेनिक्स पढ़ने वाले हो। ये चीजों को मैं बताना चाहता था ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए, है ना, क्योंकि मैंने देखा है आपको ये चीजें कहीं नहीं मिलेंगी जल्दी, और इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प करेगी चीजें, थ्योरी पढ़ोगे वहां पे हेल्प करेगी आपको बहुत सारी चीजें, है ना। अंडरस्टैंडिंग इसलिए जरूरी होती है, क्लासिफिकेशन समझना इसलिए जरूरी होता है चीजों का। तो स्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टैटिक रेस्ट में हमने बताया आपको कि पहले नंबर पे फोर्स एंड मोमेंट, फोर्स के बारे में, मोमेंट के बारे में, फोर्स सिस्टम जो होते हैं ना, कंकरेंट, कोप्लेनर, इन चीजों के बारे में पढ़ लेंगे ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। टू बॉडी सिस्टम, थ्री बॉडी सिस्टम, टू फोर्स सिस्टम बोलते हैं, थ्री फोर्स सिस्टम बोलते हैं, उनको पढ़ लेंगे। मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कपल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम जब पढ़ लेंगे तो प्लेन ट्रस, प्लेन ट्रस के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन मतलब 2D से रिलेटेड प्लेन ट्रस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, वर्चुअल वर्क पढ़ेंगे, उसकी प्रिंसिपल क्या है, उससे बहुत क्वेश्चन इजी हो जाती हैं। डिफरेंट क्वेश्चन जो वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व कर रहे हो, न्यूटन के सेकंड लॉ से सॉल्व कर रहे हो, तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क जो है ना, उस क्वेश्चन को बहुत इजी कर देती है। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क पढ़ेंगे, और उसके बाद टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है, और वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो सकता है। और ये तीनों इक्विलिब्रियम में से स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है ना, आप स्टेबल इक्विलिब्रियम को ही पढ़ते हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इन चीजों को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशियल के हिसाब से कैसे स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होते हैं। और इसको तो आपको आप देखोगे क्या कहते हैं, मेटा सेंटर वगैरह आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे, वहां पे भी स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की चीजें बात होती है ना। मेटा सेंटर्स वगैरह याद करो, सिप्स में पढ़ाऊंगा मैं, तो वहां पे भी काम आएगी आपको। तो ये चीजें वहां पे पढ़ने के बाद आपको, वहां पे भी मैं दोहराऊंगा चीजों को, वहां की सब्जेक्ट से भी रिलेट करूंगा, और फिर आगे वहां पे आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये स्टैटिक्स का है, लिखेंगे स्टैटिक्स में फोर्स एंड मोमेंट सिस्टम, फोर्स एंड मोमेंट सिस्टम, ठीक है। फोर्स एंड मोमेंट सिस्टम, फोर्स एंड मोमेंट सिस्टम के बाद हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम तो फिर थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोगों को पढ़ना ही है। कहां पढ़ोगे, आपको याद है गवर्नर में इक्विलिब्रियम की बहुत कॉन्सेप्ट आएगी, गवर्नर में इक्विलिब्रियम की कॉन्सेप्ट बहुत आने वाले। इक्विलिब्रियम, तीसरा प्लेन ट्रस, एक्सियल फोर्सेस आते हैं ट्रस में, मैंने आपको बता दिया, बीम में भी बता दिया, फ्रेम्स में ही मैंने बता दिया क्या क्या आता है। प्लेन ट्रस, प्लेन ट्रस के बाद प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क हो गई। ये स्टैटिक्स के अंदर मैंने बताया है, स्टैटिक्स रेस्ट, बट रेस्ट का मतलब मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे बताएंगे रेस्ट का मतलब क्या होता है। और उसके बाद इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, उसके अंदर और भी चीजें हैं, मैं और इंक्लूड कर दूंगा स्टैटिक्स में, और हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, है ना, इंक्लूड करूंगा आगे में, बट आप इतना अभी नोट करें स्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे। और काइनेमेटिक्स मैंने डायनेमिक्स में बता दिया, डायनेमिक्स का दो भाग है, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स, है ना, ये ऐसे हम लोग डिवाइड करते हैं। बट डायनेमिक्स में अगर हम मुझसे बात करोगे कि मैं हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे डायनेमिक्स के अंदर, ये तो स्टैटिक के अंदर है, डायनेमिक्स के अंदर बिकॉज मैंने स्टडी ऑफ मोशन को दो भाग में बांटा था, तो ये डायनेमिक्स हो गया, और डायनेमिक्स को मैंने काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, ये तो एक ब्रॉड डिवीजन है। बट हम लोग डायनेमिक्स में हमसे कोई पूछे कि क्या पढ़ेंगे डायनेमिक्स में हम लोग, तो डायनेमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे, है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन। और स्ट्रेट लाइन मोशन के बाद फिर सर्कुलर मोशन में एंट्री करेंगे, सर्कुलर मोशन, ऐसे बहुत सारे, ये तो दोनों मोशन ऐसे हैं, ये आईआईटीज में 12th क्लास के बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन आप एक स्पेशल मोशन पढ़ने वाले हैं, जनरल मोशन, जनरल मोशन भी पढ़ेंगे, रोटेटरी मोशन, रोटरी मोशन भी पढ़ेंगे, और स्ट्रेट रेक्टिलिनियर मोशन हो गई, सर्कुलर मोशन हो गया, ये दो मोशन हो गए। उसके बाद इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन,
इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, इम्पैक्ट और कॉलिजन के बारे में, लीनियर इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन और परफेक्टली प्लास्टिक कॉलिजन, इनसे रिलेटेड कॉलिजन पढ़ोगे, उसमें कंजर्वेशन करना अपने को, लीनियर मोमेंटम वगैरह वो सब मैं सिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, ठीक है। और उसके बाद रोटेटरी मोशन के बाद हम लोग जनरल मोशन पढ़ेंगे, जनरल मोशन। तो जनरल मोशन में आई सेंटर की बात मैं करूंगा, थ्योरी ऑफ मशीन में भी इसकी बात की जाती है और यहाँ पे भी मैं आई सेंटर की बात करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन मैंने किया, आपको मैंने सिलेबस बता दिया कि क्या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सिलेबस आपको ब्रॉडली कवर करने हैं। कुछ चीज़ें मैं और ऐड करूंगा ताकि कुछ चीज़ें बचे नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन और हैं जो आते हैं, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। 2D काइनेटिक्स के बारे में बात करूंगा, 3D काइनेमेटिक्स की बात करूंगा। 2D काइनेटिक्स, काइनेटिक्स हम लोग 2D पढ़ेंगे, जो काइनेटिक्स बता 2D वाली हो, काइनेमेटिक्स 3D वाली पढ़ेंगे हम लोग। तो ये सब चीज़ें मैं बात करूंगा धीरे धीरे और आपको बहुत मजा आएगा। और पेशेंस रखें, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, तब आप जाके चीज़ों को सीख पाओगे। जो चीज़ आपको पता है बहुत अच्छी बात है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि रेस्ट के बारे में बताएंगे कि रेस्ट का मतलब क्या होता है और मोशन का मतलब क्या होता है, बताएंगे। मोशन मैंने बताया कि मोशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, एक्चुअली रिलेटिव मोशन होता है, बट आप मोशन को बताने की कोशिश करेंगे मोशन क्या है और रेस्ट क्या है, ठीक है। तो थैंक यू, आई होप आपको कुछ समझ में आई होगी चीज़ें, जैसे मैंने क्लासिफिकेशन बेस्ट तरीके से दिया है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में वो क्लासिफिकेशन यूज होते हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और मैंने मैकेनिक्स की क्लासिफिकेशन कर दी, मैकेनिक्स का एक 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 ढांचा भी मैंने आपको बना के दे दिया और आपको सिलेबस भी डिफाइन कर दिया। अगले बार से, अगली क्लास से मैं आपको स्टार्ट करूंगा वेक्टर एल्जेब्रा, वेक्टर स्टार्ट करूंगा। और मैं आपसे ये भी उम्मीद करता हूं कि आप रेस्ट एंड मोशन ये तो बताएंगे ही, और वेक्टर को बताने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज वेक्टर एंड व्हाट इज स्केलर। सदिश अदिश राशियां जो होती है ना, 11th क्लास एलिमेंट्री क्लासेस में, एलिमेंट्री स्कूल सिस्टम में वेक्टर और स्केलर के बारे में तो बच्चे भी पढ़ते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि वेक्टर एंड स्केलर के बारे में बताएंगे। और आई थिंक आप वो डेफिनेशन ना दे जो 11th क्लास और 12th क्लास में पढ़ाई जाती है, बिकॉज इट इज नॉट द एडिक्वेट डेफिनेशन, इट इज नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन, है ना। आई एम गोइंग टू incomplete, I would say, like it is incomplete definition of vector and scalar, what you study in elementary classes, what you study in 11th and 12th classes and lower classes। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन देने की कोशिश करेंगे कि क्या है वेक्टर एंड क्या है स्केलर, ठीक है। और व्हाट आर द यूज ऑफ वेक्टर एंड स्केलर, यूज क्या है उसके, ये मैं अगली क्लास में बात करूंगा आपसे। बट आप बताएंगे कि वेक्टर क्या है एंड स्केलर क्या है, ठीक है। और उसके साथ में रेस्ट एंड मोशन की भी मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख के कि क्या है मतलब, ठीक है। तो अगली क्लास में मैं इसको बात करूंगा, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये चीजें बताएंगे और आपको बहुत मजा आएगा जब मैं वेक्टर स्केलर पढ़ाऊंगा। आपको टोटली डिफरेंट लगने वाली है चीजें। आई एम गोइंग टू पंचर, आई एम गोइंग टू पंचर दिस डेफिनेशन, चीजों को मैं पंचर करने वाला हूँ। जो आप पढ़ने वाले हैं, है ना, उसको मैं, जो आपने पढ़ के आया है ना, जो पढ़ के आए हो आप उस पहले से, चीज़ों उसमें कमियां हैं, है ना, इनएडिक्वेट है डेफिनेशन, नॉट इनफ डेफिनेशन, वो इनफ नहीं है स्केलर वेक्टर की, लेकिन फिर भी आप स्केलर वेक्टर की डेफिनेशन लिखेंगे क्या है उसका डेफिनेशन, ठीक है, डिफाइन करेंगे उसको। क्योंकि स्केलर वेक्टर से हमें डील करना है, पूरी की पूरी मैकेनिक्स हो चाहे इंजीनियरिंग हो, स्केलर वेक्टर एंट्री करते रहेंगे। तो समझ में आया होगा आपको जो मैंने बताया, और आज इतना ही रखते हैं, अगली क्लास से बात करेंगे। थैंक यू, और आई होप आपको समझ में आएगी मेरा जो एम है क्या है, मेरा ध्येय क्या है आपको इस तरीके से पढ़ाने का, है ना, समझ में आ रहा होगा। एक आपको एक फॉर्मेट मैं बना के दे रहा हूँ ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। 10-20 मिनट बड़ी चीज नहीं है, अदरवाइज मैं प्रचार करने लगूँ तो प्रचार में 10 मिनट ले लूँ। आप ऑफलाइन क्लास में जाओगे, वहां पे भी जाने आने में समय लगता है, टीचर्स आ रहे हैं, तो वो चीजें आपकी बच रही हैं और मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, है ना। इसके बाद आपको कहीं भी जाओगे आप मैकेनिक्स से रिलेटेड कुछ भी बता दोगे किसी को भी कि ऐसी मैकेनिक्स होती है। हाँ, ये जरूर है कि मैंने रिलेटिविटी के बारे में बात नहीं की आपसे, मैं उसकी कोर्स ऑलरेडी लाऊंगा, है ना, क्वांटम मैकेनिक्स की भी कोर्स लाऊंगा। जैसे मैंने क्लासिकल की बात की थी, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स और लैग्रेंजियन मैकेनिक्स, इन चीजों को भी मैं लेके आऊंगा। बट आपको जरूरत नहीं है, इंजीनियरिंग में आपको जरूरत नहीं है, बट आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन ऑल दोज सब्जेक्ट्स, ऑल दोज जितने भी मैंने आपको बात की है इन चीज़ों के बारे में, टर्म के बारे में, ये सारी चीज़ें एक रिसर्च का पार्ट है
और मैं इन चीज़ों को लेके आऊँगा। मैंने जैसे बताया था, आई एम वर्किंग इन रॉकेट साइंस इन कंबस्शन इंस्टेबिलिटी पोर्शन एंड द स्टेजिंग पोर्शन एंड द प्रोपेलेंट्स पोर्शन, है ना, प्रोपेलेंट्स जो होती हैं सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, हाइब्रिड फ्यूल, इलेक्ट्रिक फ्यूल्स, इन चीज़ों पे। और क्वांटम मैकेनिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, यू नो, क्वार्क मॉडल वगैरह हैं, क्वार्क के मॉडल हैं, लैप्टॉन्स वगैरह हैं, अब क्वार्क डाउन क्वार्क, सी टाइप ऑफ क्वार्क होते हैं ना, और फंडामेंटल थ्योरी ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स कुछ हैं, स्ट्रिंग थ्योरी है, उसके बाद थ्योरी ऑफ सुपर सिमेट्री है। तो ये मेरा फेवरेट चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें मैं कोर्स में लाऊंगा। बट मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना ये मैकेनिक्स का भाग है तो आपको कुछ क्लासिफिकेशन में बता दूं, है ना, ताकि आपको क्लियर रहे कॉन्सेप्ट। ये मेरा एम था। तो आई होप आपको मेरी मेहनत समझ में आ रही होगी, आप समझे, आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे और इजी होंगे, आप लाइट हो जाएंगे इन चीज़ों से, हल्के हो जाएंगे कि वो इतना सिंपल है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और थैंक यू। और मैं यही चाहूँगा, जिस तरीके से मैं देश के लिए स्टार्ट किया हूँ, मैं यही बोलूँगा, मैंने देश के लिए स्टार्ट किया है और चीज़ों को आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरीके से मैंने 6-7 साल में लोगों को देखा है कि लोग कैसे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं ऑनलाइन आके लोगों की हेल्प करूँ। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो मुझे लगा कि बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इसके लिए मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। और आई होप आप समझ पा रहे होंगे और आप इस क्वालिटी को समझेंगे जो मैं दे रहा हूँ, बिकॉज ये क्वालिटी एक में भी आपको आईआईटी में मिलेगी। ठीक है, तो समझिए इस क्वालिटी को और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको इंजीनियर अच्छा बनना है तो डेफिनेटली आप इस बात को समझ रहे होंगे। थैंक यू, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप पढ़ते रहें, रिवाइज करें, जो भी मैंने टर्म बताया है तो इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। और ये जो वीडियो है लोगों को देने की कोशिश करें, लोगों को लिंक शेयर करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो। जो मेरा एम है, लोगों को वीडियो मिले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। आपको पता है, एक तरफ मैं यूपीएससी भी पढ़ा रहा हूँ, है ना, ये इंजीनियरिंग स्टार्ट हो चुकी है, लाइन बाय लाइन डिफरेंट सब्जेक्ट मैं कवर कर लूँगा, और बाकी मैं बहुत जल्दी नीट के लिए बायोलॉजी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो है ना, तो धीरे धीरे मैं देश के लिए मैंने चीज़ों को लाया है ताकि हर वर्ग के लोग, हर जगह के लोग जो जो तैयारी करना चाहते हैं उनको मैं मदद कर पाऊँ, अच्छे तरीके से मदद कर पाऊँ, उनकी जो जो लोड है ना, उनका लोड मैं कम कर पाऊँ, है ना, और एक अच्छा, एक एजुकेशन सिस्टम को एक अच्छा रास्ता दिखाऊं मैं, जो जरूरत है इंडिया में। और इसलिए मैं रिसर्च की चीज़ें भी लेके आऊँगा फाइनली यूट्यूब पे ही। तो देखेंगे आप, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो थैंक यू, अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। ओके, बाय।